राजू, सबसे पहले बिरजू भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया अपना जर्नी को बताने को लेकर। तो मैं आप लोग के बीच आज ग्रुप डी जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि मैं अपना तैयारी कैसे किया था अंतिम समय में और आप लोग कैसे तैयारी करना चाहिए, तो इसी के बारे में बात करने वाले। तो उससे मैं पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम राजू कुमार साहू है। मैं प्रेजेंट टाइम में चेन्नई जोन में गेटमैन के पोस्ट पर पोस्टिंग हूँ। अब मैं अपना ग्रुप डी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। जो मैं ग्रुप डी का फॉर्म भरा था फरवरी मार्च 2018 में फॉर्म भरा था, और जो मेरा एग्जाम हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, और मेरे जो रो मार्क्स आया था एग्जाम में वो 67 आया था, और नॉर्मलाइज होकर कितना हो गया था 74 मार्क्स बढ़ गया था, यानी 7 नंबर इंक्रीज देखने को मिला था। और मैं चेन्नई जोन से बिलोंग करता था, तो मेरे चेन्नई जोन में ओबीसी कैटेगरी का जो कटअप गया था वो 68 गया था, और मेरा मार्क्स 74 था, तो मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया था। हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अभी जो टेक्स्ट बुक पर 499 में आप लोगों को अनलिमिटेड पास मिल जाएंगे, जिसमें 340 प्लस एग्जामिनेशन और 19,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और रेलवे के लिए ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए भी जो है आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारा कोड जो है MSP10 यूज़ करते हैं तो आपको 449 में मिल जाएगा। ये ऑफ़र जो है अनलिमिटेड ऑफ़र है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस ऑफ़र को परचेस कर सकते हैं। एक इनका भी चैनल है राजू रेलवे नाम करके, तो इनका चैनल को भी आप लोग विजिट कर लीजिएगा एक बार। हो गया था। एग्जाम के बाद आपको फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस होता है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे मेडिकल के बारे में। आज बात करता हूँ कि आप लोग को अंतिम समय में कैसे तैयारी करना चाहिए, मैंने कैसे तैयारी किया था इसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए 2 साल हो गया, तो आपने सभी लोग नोट्स सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। तो मेरा भी उसी तरह किए थे। जब मेरा फॉर्म भरा था फरवरी मार्च में, उसके बाद मैं तैयारी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें मैं ग्रुप डी भी था, टेक्नीशियन एलपी भी था, तो दोनों को मैं प्रिपेयर साथ में करते गया, नोट्स भी बनाते गया। और जितना भी सिलेबस में मेंशन था मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर में, उसको सबसे पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था। और जब मेरा बचा हुआ दो मंथ जो समय था अंतिम समय में, मैं उस समय की तैयारी कैसे करता था, क्योंकि वही आपका जो अभी बेनिफिट दिलाने वाला 2 मंथ जो आपका बचा हुआ समय है उसका रणनीति को आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा 2 मंथ का जो रणनीति था, मेरा मॉक टेस्ट से ही मैं सभी सब्जेक्ट को रिवीजन करता था। कैसे वो बात करते हैं। जैसे मैं एक मॉक टेस्ट देने में मैं 3 घंटा देता था। मैं अधिकतर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉक टेस्ट देता था, इसमें कोई कंपेरिजन नहीं है। कोई भी मॉक टेस्ट दी, दोनों ही बेनिफिट है। जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट देते थे, तो मैं एक भी मॉक टेस्ट को 3 घंटा में देता था। जैसे 1.5 घंटा मॉक टेस्ट देने में, बाकी 1.5 घंटा में एनालिसिस करने में उसको देता था। अब 1.5 घंटा एनालिसिस किस करते थे, जैसे देखिए बात करते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन था, उसमें से मान लीजिए मेरा 60 क्वेश्चन ही सही हुआ, बाकी 40 क्वेश्चन गलत हो गया। तो मैं जो 40 क्वेश्चन जो गलत हुआ वो किस टॉपिक से गलत हुआ उसको मैं नोट करता था। जैसे मान लीजिए मेरा टाइम एंड वर्क से गलती हो गया, तो मैं टाइम एंड वर्क को अपने जो मेरा डेली प्लान था, दिनचर्या था, उसमें मैं नोट कर लेता था कि मुझे नेक्स्ट डे टाइम एंड वर्क पूरा नोट्स को रिविजन करना है। उसी तरह मान लीजिए मेरा कोई भी चैप्टर हो गया, परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस, मेरा अगर मिस्टेक हो गया, कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो गया, तो मैं उसको फिर नेक्स्ट डे प्लानिंग में बना लेता था कि मुझे नेक्स्ट डे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस मुझे कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। उसी तरह अगर मान लीजिए मुझे रीजनिंग में अगर लॉजिकल रीजनिंग गलत हो गया, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, तो मैं उसको नोट कर लेता था कि मुझे नेक्स्ट डे में रीजनिंग में ये चैप्टर को पढ़ना है। उसी तरह मुझे अगर साइंस में कोई भी चैप्टर से अगर क्वेश्चन नहीं बना, उसको मैं नोट कर लेता था, और मुझे नेक्स्ट डे वही चैप्टर को मैं रिवाइज करता था। उसी तरह जीके, करंट अफेयर के लिए भी यही तरीका था पढ़ने का। और बात करती कि मैंने कौन से बुक से पढ़ा था। देखिए बुक आपको मायने नहीं रखता, कोई भी बुक हो, लेकिन हाँ आपका 8-9 साल पुराना नहीं चाहिए, कोई भी 1-2 साल पुराना रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास बुक था सागिर अहमद, मैथ का, रीजनिंग का था लूसेंट, उसी तरह जो साइंस था उसका भी लूसेंट था, और स्पीडी जो क्वेश्चन बैंक आता वो बुक था। बाकी जीके के लिए भी लूसेंट बुक था। करंट अफेयर के लिए मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था। जो मेरे मैथ, रीजनिंग है यही मैं ऑफलाइन कोचिंग करता था। बाकी जो बच गया साइंस हो गया, आपका जीके, करंट अफेयर, ये मैं ऑनलाइन ही तैयारी किया था। मैं इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह नहीं किया था। जैसे मुझे देखिए क्या होता था, ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत कंपेरिजन होता है कि ऑनलाइन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बताता हूँ कि मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। मुझे देखिए पढ़ने का यही तरीका था। मैं ऑनलाइन मैं जब तक एग्जाम नहीं हो गए थे, मैं 4 घंटा ऑनलाइन में ही देता था। 4 घंटा मतलब मैं 1-1 घंटा पर सब्जेक्ट को मैं ऑनलाइन से पढ़ता था। मैं ऑनलाइन में बात करता हूँ कौन से टीचर से पढ़ता था। मैथ जो है साहिल सर से मैं पढ़ता था, रीजनिंग जो है दीपक तीर्थानी सर से पढ़ता था, उसी तरह साइंस नीरज सर से पढ़ता था। बाकी जो करंट अफेयर, जीके हो गया, ये अदर टीचर हो गया, जैसे नेक्स्ट एग्जाम वगैरह, वहाँ से करंट अफेयर तैयारी कर लेता था डेली का।
बाकी भुवनेश सर वगैरह पढ़ाते वाईफाई स्टडी, वहाँ से मैं कवर कर लेता था। मतलब यही जो 4 घंटा है ऑनलाइन में देते थे, जो बाकी बचा के समय उसको मैं अपने नोट्स को रिवीजन करने में देता था। मैं अंतिम समय में मेरा यही स्ट्रेटेजी सेम था शुरू से अंतिम तक, क्योंकि मुझे यही मदद करता था। जैसे कि मान लीजिए मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में कैसे रिवीजन करने में मुझे अच्छा लगता था, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे देखिए, अगर मैं मॉक टेस्ट दिया, मुझे मान लीजिए मेरा टाइम एंड वर्क गलती हो गया, तो टाइम एंड वर्क मेरा रिवीजन हो गया नेक्स्ट डे। उसी तरह ऑनलाइन में दूसरा चैप्टर चल रहा है, जैसे मान लीजिए एडवांस में तो मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, तो वहां से भी मेंस्ट्रुएशन में मेरा रिवाइज हो रहा है और मैं इधर एथमेटिक भी रिवीजन हो रहा है। उसी तरह मेरा नेक्स्ट चैप्टर, अगर मान लीजिए अलजेब्रा मेरा अगर गलती हो गया मॉक टेस्ट में, तो अलजेब्रा में रिवीजन कर लेता था। उसी तरह मैं ऑनलाइन में दूसरा चैप्टर भी रिवीजन हो जाता था। उसी तरह रीजनिंग में, उसी तरह साइंस में, उसी तरह जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में मैं रिवीजन करता था। मैं आप लोगों को बता दूं, ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको कंपेरिजन नहीं करना है। बाकी बात करते हैं, आपको मॉक टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत कंफ्यूज होता है कि कौन सा देना चाहिए। जैसे देखिए, मैं मॉक टेस्ट ऑनलाइन में परचेज नहीं किया था, क्योंकि मैं ऑफलाइन डेली मॉक टेस्ट कोचिंग में जाके ही देता था। वहाँ पर 10 रुपये पर डे मॉक टेस्ट देने में लगता था। बाकी मैं ऑनलाइन में जहाँ पे लाइव टेस्ट चलता था फ्री, वहाँ पर मैं देता था। जैसे कि भी कभी कल टेक्स्ट बुक में फ्री लाइव टेस्ट हो रहा है, वहाँ पर मैंने दिया था। उसी तरह ग्रेडअप ऐप्स में जो फ्री मॉक टेस्ट होता था, वहाँ पर देता था। लेकिन मैं ऑफलाइन ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया था, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पैसा देकर देता था, मैं इसलिए ऑनलाइन परचेज नहीं किया था। बाकी बात करें बुक का, तो मैं प्लेटफॉर्म का बुक मैंने परचेज किया था और प्लेटफॉर्म बुक से ही मैंने मॉक टेस्ट देता था। इसके लिए आपको कोई बेनिफिट, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे। आपके पास जो अवेलेबल उसको आपको दीजिए, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का आइडिया रहना चाहिए कि किस तरह देना चाहिए। तो ये आपको हो गया। और कुछ अगर पॉइंट्स अगर बात कर ले कि आपको लेकिन हाँ, आपको ऑनलाइन जरूर पढ़ना चाहिए। आपको मेरा ये क्या कहता है टिप्स है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको भी दूसरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ऑफलाइन में आपको कोई अदर चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ऑनलाइन में भटकने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी एक टीचर जहाँ से आपको समझ में आता है सही तरीका से, उसी को आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि 4-5 एक सब्जेक्ट का 4-5 टीचर को हम लोग फॉलो कर ले, वैसा आपको गलती कभी नहीं करना है।